Acha, which is starting with the name of Allah Almighty. Today we are going to continue our discussion regarding the Basel Accord 1, 2 and 3, regarding the capital adequacy ratio, regarding Tier 1 and Tier 2, and the pillars that became the part of Basel Accord 1, Basel Accord 2. ठीक है, तो पिलर 1, पिलर 2 एंड पिलर 3 के ऊपर हमने आखिरी टॉपिक या कल का टॉपिक हमने एंड अप किया था। अच्छा, पिलर 1, 2 एंड 3 के ऊपर मैं आपको एक बात बता दूं कि पहले जो सबसे पहली जो डेवलपमेंट हुई थी वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के ऊपर ही हुई थी। ठीक है, ये इसी के ऊपर आपका जो बेसल अकॉर्ड 1 का जो कॉन्फ्रेंस मैंने आपको पिछले कल वाले लेक्चर में बात की थी, उस कॉन्फ्रेंस का एंड जो हुआ वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के ऊपर हो गया। ठीक हो गया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जब ये एग्रीमेंट कॉन्फ्रेंस कंप्लीट हुई तो बेसल ये 10 साल की एक्टिविटी हुई फॉर एग्जांपल। तो 10 साल की एक्टिविटी के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फ़ायदेमंद तो है, लेकिन कुछ चीज़ें हमने और भी करनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू मैनेज द रिस्क। उसमें फिर उन्होंने कुछ पिलर्स सजेस्ट किए, पिलर 1, पिलर 2 एंड पिलर 3, और वो पिलर 3 अब बेसल अकॉर्ड 3 का भी पार्ट बन रहे हैं। ठीक है, और वो अभी भी इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, और मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, उसमें आपको लगेगा कि वाकई सर ये वाली चीज़ें अब बेसल अकॉर्ड 3 में भी इम्प्लीमेंट होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब हम पिलर 1 की बात करते हैं तो उसमें मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है सर, ये मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट ही तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में डिस्कस किया था। फिर इसमें नई बात क्या है, इसमें उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें एज अ रिज़र्व आप वैसे ही रख लें, चाहे आपसे कोई बोरो करने आए या आपसे बोरो करने ना आए, आप कुछ चीज़ों को मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ही आप अपने पास रिज़र्व रखना शुरू कर दें। ये पिलर 1 की रिक्वायरमेंट थी। पिलर 2 उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा सुपरवाइजरी रिव्यू। अब यहाँ पे बच्चे कहेंगे कि सर ये सुपरवाइजरी रिव्यू क्या है। मैं इसमें आपको 3 एक एग्जांपल्स देता हूँ, जिसके अलावा भी आपके दिमाग में आए तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं कि हर एक्टिविटी में देयर शुड बी अ सुपरवाइज़र, देयर शुड बी अ सुपरविजन ऑफ दैट एक्टिविटी। तो अब हम कहें कि सर ये सुपरवाइज़र कौन होगा। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या है, सुपरवाइजरी अथॉरिटी है, जो तमाम के तमाम बैंक्स विद इन पाकिस्तान उन्हें देख रहा है कि व्हाट दे आर डूइंग, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या कहते हैं, एक चेक एंड बैलेंस रखता है, उन्हें देखता है कि अपनी एक्टिविटी सही तरह कर रहे हैं, रिजर्व मेंटेन कर रहे हैं। इनको वो जो है लैंडिंग की प्रॉब्लम में हम जब कहते हैं कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट ऐसी कोई वर्ड है जिसमें हम कहते हैं कि स्टेट बैंक के पास जाता है तो वो बाकी बैंक की एक्टिविटीज़ को करते हैं, फिर उन पर कुछ जो पनिशमेंट्स होती हैं, कुछ उनके ऊपर जुर्माने करता है। वो क्या है, एक सुपरवाइजरी रिव्यू है। प्लस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही कुछ ना कुछ हमें कहता है कि आपने कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करना है विद इन बैंकिंग सेक्टर। वो आपसे कुछ रिक्वायरमेंट्स कह देता है, कहते हैं कि नहीं, आपने अगर कोई एक ट्रांजैक्शन हो रही है उसको आपने चेक करना है। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होंगी कि जिसके ऊपर आपको लगेगा कि जो भी पार्टिसिपेंट हैं या जो बंदे ने ट्रांजैक्शन किया उसका CNIC आपको राज में रखना है। हम जाते हैं बैंक में, हम कहते हैं कि ये एक वो कहते हैं अपना CNIC दे दें। क्यों, उन्होंने मेंटेन रखा है, उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड किए हैं। तो वो बेसल अकॉर्ड 2 के अंदर कहा कि ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो चले ठीक है, अच्छी बात है, हमने मेंटेन करने लग गए हैं अपने लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, लेकिन कुछ चीज़ों को आप सुपरवाइजरी भी देखा करें कि ये एक्टिविटी सही चल रही है या नहीं चल रही। ठीक हो गया। फिर है मार्केट डिसिप्लिन। मार्केट डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट बेटा आप सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखें। मैं अब यहाँ पे चार 5 एग्जांपल्स दे देता हूँ। और मार्केट डिसिप्लिन क्या है कि वो फिर किसी एक बैंक या किसी एक उसके लिए नहीं है, वो फिर पूरी मार्केट पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें कि हम एक दिन में 25,000 से ऊपर अमाउंट नहीं निकाल सकते अपने ATM से, उन्होंने कहा तमाम बैंक। अब एक 50,000 वो कुछ है कि कुछ एडिशनल कार्ड्स पे ऑफर आई हुई हो जाती है कि जी सर मेरे पास वो वाला कार्ड है उसमें आप 50,000 तक निकाल सकते हैं, वो भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ही अलाउ किया होगा। ठीक है, तो हर बैंक का एक रिक्वायरमेंट उन्होंने रखी है कि एक अगर ATM से पैसे निकाल रहे हैं तो आप 25,000 के ऊपर की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, फिर आप जब भी जाते हैं किसी दूसरे का चेक विदड्रॉ करवाने को, कहते हैं अपने CNIC की कॉपी आपको देनी पड़ेगी।
ठीक है। ये मार्केट, ये नहीं, ये ऐसी मार्केट डिसिप्लिन का मतलब है मार्केट का रूल है। ये कोई नहीं है कि सिर्फ HBL ही मांगेगा, UBL नहीं मांगेगा, नहीं, हर बैंक मांगेगा। ठीक हो गया। फिर आपके है कि मैंने जी जाके बनाना है, बैंक ड्राफ्ट बनवाना है, मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, मैंने जाके उन्हें कहा कि जी मैंने बैंक कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करना है तो मुझे बैंक ड्राफ्ट बना के दे। उन्हें वो कहते हैं जी अपना चेक लेके आए, आपका चेक के ऊपर बनेगा। अब ये चीज़ है कि ये नहीं HBL, नहीं UBL, बैंक अल हबीब, ये क्या कहते हैं, हबीब मेट्रो, जो जो बैंक्स हैं, चेक के ऊपर बैंक ड्राफ्ट बनेगा। ये रूल है भाई। पैसे मेरे बैंक में हैं, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मैं आपको अपना बैंक का ID वो नंबर दे रहा हूँ, आपको साइन कर देता हूँ। नहीं, आप नहीं हो सकता जब तक आपका चेक नहीं होगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम कहते हैं कि जी आपने लोनिंग की एक्टिविटी जो हम करते हैं, वो जो स्टेट बैंक ने, हमने एक बात क्लास में भी डिस्कस की थी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन 1 मिलियन का मिल सकता है, उससे ऊपर का लोन किसी एक पार्टी को मिल ही नहीं सकता। ठीक है। फिर हम कहते हैं कि जी एग्रीमेंट्स होते हैं, उसके ऊपर हमने सारी चीज़, डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो क्या है, ये मार्केट डिसिप्लिन हैं बेटा। ये तमाम चीज़ें हर बैंक ने फॉलो करनी है। ये सुपरवाइजरी रिव्यू, इन्हीं चीज़ों को चेक करने के लिए सुपरवाइजरी रिव्यू है कि ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है। तो ये पिलर कुछ ऐड किए, ये बेसल एकॉर्ड 2 में किए, और बेसल एकॉर्ड 2 में फिर कुछ खराबियाँ आई, और ये ज़्यादातर वो फेज़ चल रहा है जिसमें हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। उसके बाद फिर उन्होंने कहा ये नहीं जी, ये जो आपने रूल्स डिसाइड किए हैं ये इस काबिल नहीं है कि इसे पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट करने के बाद हम हर चीज़ से बरी और ज़िम्मा हो जाए। नहीं, हमें कुछ नई एडवांसमेंट्स लेनी पड़ेंगी, हम कुछ नई चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, और उन एडवांसमेंट्स को, उन चीज़ों को ऐड करने का प्रोसेस हुआ। और उसके बाद हमारे पास एक और सिस्टम आया जिसे हम कहते हैं बेसल एकॉर्ड 3। ठीक हो गया। तो अब बेसल एकॉर्ड 3 हो, बेसल एकॉर्ड 1 हो, बेसल एकॉर्ड 2 हो, इसमें हमने कुछ मेजर पर्पसेस थे, या कुछ मेजर रिक्वायरमेंट नहीं करना चाहिए, पर्पस इज़ अ राइट वर्ड टू यूज़ हेयर, कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ बेसल एकॉर्ड। तो हम यहाँ पे कुछ पर्पसेस पढ़ रहे हैं, पर्पसेस ऑफ बेसल एकॉर्ड। ठीक है। अब हमारे पास कुछ पर्पसेस हैं। पहला आपका जो पर्पस था इन तमाम एक्टिविटीज़ को करने का, वो था कि इम्प्रूवमेंट इन बैंकिंग सेक्टर। अब बैंकिंग सेक्टर की जब बात की जाए, और ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बेसल एकॉर्ड इज़ नॉट फॉर अ सिंगल कंट्री, इट इज़ फॉर द इंटरनेशनल एक्टिविटी, इट इज़ फॉर द इंटरनेशनल लेवल। ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन बैंकिंग सेक्टर्स एबिलिटी, तमाम बैंकिंग सेक्टर की एबिलिटी को इम्प्रूव करना, टू एब्जॉर्ब फाइनेंशियल शॉक्स। अब मुझे स्पेलिंग गलत हो जाए तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। शॉक्स मतलब आपको लगे कि नहीं सर यहाँ पे अब ये वाला जो एक्टिविटी है ये शॉक क्रिएट कर रहा है, पूरी की पूरी मार्केट के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, या ये एक्टिविटी जैसे हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, वो तमाम के तमाम बैंक्स जिन्होंने वो जो उस इंडस्ट्री में, जो उस मार्केट के अंदर ऑपरेशंस कर रहे थे, ऑल ऑफ देम फेस द लॉस। तो उन तमाम चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करना, ये इनका पर्पज़ है बेसल एकॉर्ड्स का। क्या पर्पज़ है कि रिस्क मैनेजमेंट की एक्टिविटी के अंदर भी एडवांसमेंट लाई जाए। रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ शुड बी अपडेटेड। ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ आप मैनेज करके कहेंगे दिस कैन एक्टिविटी कैन बी अप्लाइड फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ। नहीं, हर वक्त कुछ ना कुछ नई एडवांसमेंट आ जाती है, कुछ ना कहीं नई चीज़ें आ जाती हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। तो और उस टेक्नोलॉजी के ऊपर की वजह से आपको कुछ रिस्क फेस करने पड़ते हैं। पहले जब कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं था तो बैंक के अंदर से जाके चोरी हो जाती थी। अब जब टेक्नोलॉजी आ गई है, कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया, तो हैकिंग का सिस्टम शुरू हो गया, तो हर जगह पैसे उड़ जाएं, ये रिस्क है। ठीक है। तो आपने हर वक्त रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को अपडेट रखना है कि नहीं ये नई चीज़ आ गई, इससे नया नुकसान हो सकता है, हमने इसे कैसे मैनेज करना है। ठीक हो गया। उसके बाद है कि देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी। कोई एक्टिविटी हो जिसमें जो आप बैंकिंग सेक्टर में जो एक्टिविटी कर रहे हो वो ट्रांसपेरेंट हो।
डिस्क्लोजर ऑफ योर एक्टिविटी। अब मैं इन दोनों के ऊपर बात करने वाला हूँ, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर भी बात करने वाला हूँ और डिस्क्लोजर पे भी बात करने वाला हूँ। ट्रांसपेरेंसी क्या है, अब हम कहते हैं कि सर ऑडिट तो इसका है हल, वाकई ऑडिट है हल, ठीक है। ऑडिट क्या है, आपकी ट्रांसपेरेंसी है कि आपने कोई स्टेट बैंक को एक बैंक आके कहता है जी मैं तो डिफ़ॉल्ट हो गया हूँ, मुझे पैसे दे दो, जबकि उसके मैनेजर्स खुद पैसा खा गए हैं या उनके अंदर खुद कोई फ्रॉड चल रहा है, तो ऑडिट होना चाहिए। फाइनेंशियल वो जो हमारा एनुअल ऑडिट होता है वो यही कुछ ही है कि आपने चीज़ों को चेक एंड बैलेंस रखना है कि इस बैंक ने अपनी एक्टिविटी सही की है या नहीं। डिस्क्लोजर क्या है कि अपना एनुअल रिपोर्ट आपने इशू करना है। इट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल द फर्म्स टू पब्लिश देयर एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। ये एक्टिविटी क्या हो रही है, तमाम के तमाम बैंक्स ने अपनी एनुअल रिपोर्ट को वो करना है, पब्लिश करना है, ठीक हो गया। और फिर एक और जो बात जो वैसे ही इस्तेमाल होने वाली है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशो should be updated on regular basis। अपडेटेड डजेंट मीन कि उसकी परसेंटेज बढ़ा दें। सर वो आपने 9% वाली एग्जांपल कल डिस्कस की थी लेक्चर के अंदर, तो वो बस 9% ही रहेगी? नहीं, हो सकता है कभी आपका ऐसा वक्त भी आ जाए कि आप कहेंगे सर 9% इज़ेंट इनफ और हमें इसे 10% पे लेके जाना पड़ेगा। भाई सर 10% करते हैं तो बहुत सारे पैसे तो हम रिज़र्व में ही पैसे रख लेते हैं और आप तो हमें 10% बढ़ा दिए, यानी 100 रुपये पे 10 रुपीज़ नहीं, वो 100 रुपये पे 10 रुपीज़ वाली एग्जांपल ठीक नहीं है कि आपको 100 रुपीज़ का लॉस का डर था, उसका 10% आपने मेंटेन किया, तो $10 तो आपने हमारे वैसे ही वो करवा दिए है, एज अ रिज़र्व रखवा के उसकी इन्वेस्टमेंट हमारी नहीं होने दी, आपने उसे इन्वेस्ट नहीं करने दिए। तो सर ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो फिर आप विद द टाइम टू टाइम आप उसे अपडेट करके इसे उल्टा कम भी कर सकते हैं कि नहीं 5% इज़ इनफ। यानी ये नहीं होगा कि दिस इज़ अ रिजिड, देयर इज़ अ रिजिडिटी, वट एवर यू हैव सेड बस यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को भी हमने अपडेट करते रहना। जहाँ पे हमें लगेगा कि ये जो परसेंटेजेस हमने डिसाइड किए हैं, दीज परसेंटेजेस आर प्रॉब्लमेटिक, दीज परसेंटेजेस आर नॉट गुड फॉर द पार्टीज़, वहाँ पे हम क्या करेंगे, अपडेशन लेके आएंगे, उनमें चेंजेस लेके आएंगे। और यही चेंजेस आपका अब जो अगला टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा, जिसमें हमारा बेसल अकॉर्ड 1, बेसल अकॉर्ड 2 और बेसल अकॉर्ड 3 का कंपैरिजन है, उस कंपैरिजन को आपने अंडरस्टैंड करना है। उसमें यही इन्हीं रेशियोज़ के अंदर फ़र्क आ रहा है। और जो हमने पीछे पिलर्स की बात की है, पिलर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस कंटिन्यूस बेसिस पे चल रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो हमारा अब जो मैं अगला इसका पार्ट आपको भेज रहा हूँ, बनाता हूँ, उस पे के अंदर हमने इसके ऊपर बात करनी है, बेसल अकॉर्ड 2 और 1, 2 एंड 3 का कंपैरिजन करना है, ठीक है। थैंक यू, अगले पार्ट में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।